मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत सरकार अधिनियम 1858। यह अधिनियम भारत में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात लाया गया था, जिसको महारानी का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। भारत में पहली स्वतंत्रता की लड़ाई सन 1857 में हुई थी। हम लोगों ने इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ा और उस समय हमने महारानी के घोषणा पत्र को भी थोड़ा बहुत देखा। इस वाले वीडियो में हम लोग इस अधिनियम को अर्थात महारानी के घोषणा पत्र अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1858 को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी अधिनियम के बाद भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे महारानी को सौंप दिया गया अर्थात ब्रिटिश संसद को। तो देखेंगे हम लोग इस अधिनियम के तहत कौन कौन से प्रावधान हुए थे। तो देखिए, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन को कहा जाता था। तो यूनाइटेड किंगडम के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टन। देखो, जो इंग्लैंड है ना, वहां पर महारानी होती थी, मतलब वहां राजा का शासन होता था, राजतंत्र था, लेकिन वहां जनता द्वारा प्रधानमंत्री, संसद, इन सब चीजों का चुनाव होता था, लोकतंत्र भी था। वहां का जो राजा होता था वो भारत के राष्ट्रपति के समान होता था। तो पामस्टन इस समय वहां के प्रधानमंत्री थे। पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। इस समय ब्रिटेन में शासन कर रही थी महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया यूनाइटेड किंगडम की महारानी थी। इनका जो जीवन काल है 1819 से 1901, इनका जीवन काल 1819 में इनका जन्म हुआ था और 1901 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके शासन काल की बात करें तो 1838 से 1901 तक। वैसे ये 1937 में ही महारानी बन गई थी। तो ये इनका जो है शासन काल है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम को 2 अगस्त 1858 को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई और उसी दिन से लागू हो गया। देखिएगा कि जब भारत में 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने का मन बना लिया। वैसे भी उससे पहले के जो अधिनियम लाए गए थे ना, जैसे कि 1853 का चार्टर एक्ट, तो उसमें बोल दिया गया था कि कभी भी ब्रिटिश संसद द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया जा सकता है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीति थी वो विस्तारवादी नीति थी और विस्तारवादी नीति के कारण ही 1857 में क्रांति हुआ था, क्योंकि जो कंपनी थी वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लगी हुई थी। गलत तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य का विस्तार किया था। हम लोगों ने पढ़ा है ना, डलहौजी ने किस तरह से हड़प नीति के तहत कई सारे राज्यों को हड़प लिया था, अवध तक को हड़प लिया था उसने कुशासन का आरोप लगा करके। तो ये सारा कुछ था और उसी के कारण जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ भारत में, मतलब विद्रोह हुआ। तो ब्रिटिश संसद ने ये माना कि भाई जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में ढंग से शासन नहीं कर रही है, तो उसके शासन को समाप्त किया गया, ये अधिनियम लाया गया। तो वो लोग जो है संसद में विधेयक प्रस्तुत करते हैं, फिर उसको पारित करते हैं विधेयक को, और वो विधेयक जो है महारानी द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद अधिनियम में बदल जाता है। जैसे कि हमारे भारत में होता है, संसद में कोई भी विधेयक प्रस्तुत होता है, पारित होता है, बाद में फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद वह अधिनियम बन जाता है। तो ये जो है 2 अगस्त 1858 को इसको राजकीय स्वीकृति मिली, मतलब कि महारानी की स्वीकृति, और उसी दिन इसको लागू किया गया। तो देखिएगा, भारत सरकार अधिनियम, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में भी आपको मालूम रखना है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857। तो इसी को महारानी का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। और महारानी के घोषणा पत्र को तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा था। तो इलाहाबाद, जो आज प्रयागराज हो गया है इलाहाबाद, तो इलाहाबाद ना उसको 1857 की क्रांति के समय आपातकालीन राजधानी बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो हम लोग सीधे इसके प्रावधानों की ओर देख लेते हैं। तो इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, तो जो पहला प्रावधान किया गया था, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन बाद में इसने बंगाल पर अधिकार कर लिया, तो ये शासन भी कर रही थी और अभी तक ये जो है शासन कर रही थी। तो इसके शासन को समाप्त कर दिया गया। देखो, कंपनी को समाप्त नहीं किया गया। ये कंपनी तो आगे चल करके 1874 में समाप्त होगी। ये कंपनी बनी रही, लेकिन कंपनी के शासन को भारत में समाप्त किया गया। ध्यान रखेंगे, कंपनी समाप्त नहीं हुई, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया तथा भारत
की शासन का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार अर्थात ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया। तो देखिएगा, इस पॉइंट को समझिएगा। अभी तक जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये भारत में शासन कर रही थी, इसके शासन को समाप्त किया गया 1858 के अधिनियम के तहत। और अब जो है भारत की शासन का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार, मतलब वहां की जो सरकार है वो संसद से बनी है, संसद सदस्य चुने जाएंगे, उन्हीं में से फिर एक प्रधानमंत्री बनेगा, कुछ मंत्री बनेंगे, वो सरकार कहलाएंगे, जो कि संसद से बनते हैं। और इनका जो हेड होगा, जैसे कि हमारे भारत में प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है ना, और जो प्रधानमंत्री है, संसद है, वो राष्ट्रपति के नाम से शासन करते हैं। तो ठीक इंग्लैंड में महारानी के नाम पर शासन होता है। मतलब कि हमारे यहाँ का जो राष्ट्रपति, आप उसकी तुलना ब्रिटेन के सम्राट से कर सकते हैं। तो ब्रिटेन का सम्राट वहां का एक तरह का राष्ट्रपति आप समझ सकते हैं। तो ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया, अथवा ब्रिटिश सरकार को। तो अब सीधे सीधे जो है ब्रिटेन की सरकार अर्थात कि ब्रिटिश ताज भारत में रूल करेगा। तो ये पहला पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। अगला है दूसरा, भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बना दिया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, पहले जो है बंगाल का गवर्नर होता था, फिर उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, फिर उसको बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 में। अब जो है 1858 के अधिनियम के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल है, लॉर्ड कैनिंग इस समय भारत का गवर्नर जनरल था ना, तो उसके पद नाम को बदला गया। अब क्या कर दिया गया, वायसराय, गवर्नर जनरल ऑफ वायसराय, ऐसे। तो अब वो क्या कहलाने लगा, वायसराय। और जो लॉर्ड कैनिंग था, जो कि भारत का गवर्नर जनरल था, तो उसी को वायसराय बना दिया गया। तो इस तरह से भारत का प्रथम वायसराय कौन हुआ, लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और नियंत्रक मंडल अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। अब ये क्या बला है, तो देखिएगा, मैंने बताया था जब हम लोग पढ़ रहे थे ये सारा कुछ को, तो एक निदेशक मंडल होता था, एक निदेशक मंडल होता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या करता था, ये इंग्लैंड में होते थे, ब्रिटेन में होते थे। देखो, इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ये लगभग सेम चीज है, एक ही है। जैसे हमारे भारत के अलग अलग नाम है ना। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो भारत में आकर के व्यापार कर रही है, यहां पर रूल कर रही है, तो उसको निर्देशित करने का काम वो निदेशक मंडल का होता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का, जो कि कहां होते थे, ब्रिटेन में होते थे। तो ये चीज था। अब दूसरा जो है नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मंडल इसकी स्थापना ना ब्रिटिश संसद द्वारा की गई थी, ताकि वो जो है निदेशक मंडल के जरिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित कर सके। इस नियंत्रक मंडल को बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है। मैंने ना इन दोनों पर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप लोगों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो आप उस वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसमें मैंने अच्छे से समझाया है। तो ये दोनों जो हैं मिलकर के एक तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करती थी। देखिए, ये जो नियंत्रक मंडल है, ये सीधे ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट करती थी। ब्रिटिश संसद से तात्पर्य सीधे ब्रिटिश सम्राट को। और नियंत्रक मंडल जो है ना, ये निदेशक मंडल को कंट्रोल करती थी। निदेशक को कंट्रोल, देखिए, ये जो है इसको कंट्रोल करेगी। और ये किसको कंट्रोल करता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ये किसके कंट्रोल में होता था, ब्रिटिश संसद अथवा ब्रिटिश ताज के कंट्रोल में होता था। तो ये चीज है। तो इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। साथ ही गुप्त समिति एक हुआ करती थी, गुप्त समिति, उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो कई बार पूछा जा चुका है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको कब समाप्त किया गया, तो 1858 के अधिनियम में समाप्त किया गया। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, इनको तो समाप्त कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, गुप्त समिति, इन सबको समाप्त कर दिया गया। तो अब काम कैसे चलेगा, तो अब आगे का पॉइंट देखिएगा। अब इनके अधिकारों तथा शक्तियों के प्रयोग का अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से एक मुख्य राज्य सचिव, जिसे भारत राज्य सचिव का पदनाम दिया गया। मतलब कि देखिए, अब जो है ये तमाम शक्तियां
ये मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, गुप्त समिति, इनको जो भी शक्तियां थी, इनके पास जो अधिकार थे, वो अब किसको दे दिया गया? बोल रहा है कि अब इनके अधिकारों तथा शक्तियों के प्रयोग का अधिकार ब्रिटिश साम्राज्ञी, ब्रिटेन की जो महारानी है, उसकी ओर से एक मुख्य राज्य सचिव, इसकी नियुक्ति की गई, जिसे भारत राज्य सचिव का पदनाम दिया गया। तो इसको तमाम अधिकार दिए गए। मतलब पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये लोग होते थे, तो अब जो है उनकी सभी शक्तियां किसको दे दी गई? भारत राज्य सचिव को, जिसको कि मुख्य राज्य सचिव भी कहा गया। और ये सीधे सीधे किसके प्रति उत्तरदायी होता था? तो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति उत्तरदायी होता था। एक तरह से ये जो भारत राज्य सचिव है, ब्रिटेन की महारानी की तरफ से भारत में रूल करेगा, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और भारत राज्य सचिव को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो अब जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इन दोनों की तमाम शक्तियों को किसके सुपुर्द कर दिया गया? भारत राज्य सचिव के सुपुर्द कर दिया गया, जो कि ब्रिटेन की महारानी की तरफ से शासन करेगा, ब्रिटेन में रह करके, भारत नहीं आएगा। चौथा पॉइंट है, भारत राज्य सचिव के कार्यों में सहायता देने के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद की स्थापना की गई। देखो, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनकी संख्या लगभग 18 के करीब थी, 18 कुछ थी, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उनकी संख्या 6 थी। मतलब कि आपको पूरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात भारत को कंट्रोल करना है, तो किसी एक आदमी के बस का तो नहीं है। तो वो लोग, बहुत सारे लोग मिलकर करते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये। तो अब जो है उनकी सभी शक्तियां भारत राज्य सचिव को दे दी गई है। तो ये भी जो है अकेला सब कुछ हैंडल नहीं कर पाएगा। इसीलिए भारत राज्य सचिव के कार्यों में सहायता देने के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद की स्थापना की गई। तो ध्यान रखेंगे, भारत परिषद, मैंने बताया था कि भारत में गवर्नर जनरल की एक परिषद हुआ करती थी, जिसमें शुरुआत में 4 सदस्य थे, फिर घटा के 3 कर दिए गए, फिर 1833 में फिर 4 कर दिए गए। तो वैसा ही भारत राज्य सचिव के लिए भी 15 सदस्यों की एक भारत परिषद की स्थापना की गई। कितने सदस्य थे इसमें? 15 सदस्य। अब इन 15 में से 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार अर्थात संसद द्वारा तथा 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल अथवा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा नियुक्त किए जाते थे। तो देखिएगा, टोटल 15 सदस्य, 15 में से जो 8 सदस्य होंगे वो ब्रिटेन की जो संसद है, मतलब कि महारानी, उसके द्वारा चुना जाएगा, ब्रिटेन की संसद द्वारा चुना जाएगा, और बचे 7 सदस्य, ये जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो निदेशक मंडल है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिनके अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं, तो उनके द्वारा चुना जाएगा। देखो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनकी शक्तियों को छीन लिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को तो समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसका अस्तित्व बना हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व बना हुआ था, क्योंकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करती थी। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है 15 सदस्यों में से 7 सदस्यों को नियुक्त करेगा। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इन सदस्यों में आधे से अधिक के लिए यह शर्त थी कि वे भारत में कम से कम 10 वर्ष तक रह चुके हों। मतलब कि 15 सदस्य है ना, तो उनमें से आधे से अधिक, आधा कितना होगा? 7 या 8, उससे अधिक सदस्य, 7, 8, 9, 10 सदस्य 10 वर्ष तक भारत में रह चुके हों, ऐसे होने अनिवार्य हैं। तो ये थोड़ा सा ठीक चीज था, मतलब कि ऐसा नहीं कि किसी अनजान को दे रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो ये पूरा चीज गलत है, हमारे भारत पर ये लोग रूल कर रहे थे, लेकिन एक ये ठीक था कि जो व्यक्ति भारत में 10 वर्ष तक रह चुका है वो इस परिषद का सदस्य होगा, तो भारत को जानेगा, तो भारत के हिसाब से वो कुछ भी निर्णय ले सकेगा। तो ये क्या कहते हैं, भारत राज्य सचिव के कार्यों की सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारत परिषद गठित किया गया। अब देखिएगा, ये जो अब भारत के शासन से संबंधित सभी कानूनों एवं कदमों पर भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई। देखो, पहले क्या होता था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के निर्देशन पर काम करती थी। मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ करना है तो वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पूछेंगे, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी खुद सलाह नहीं देती थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भी सलाह देगी, जो भी आदेश देगी, वो
बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जरिए होता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसमें काट छांट भी कर सकता था। तो अब ये काम कौन करेगा? भारत राज्य सचिव। पहले कौन करते थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और साथ में बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब ये काम मतलब कि भारत का जो वायसराय है उसको कुछ निर्णय लेना है, कोई भी काम करना है जिसके लिए उसको ऊपर किसी को पूछना है, तो ऊपर कौन होगा? भारत राज्य सचिव। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सीधा जाके महारानी को पूछे कि यहां पर ये कानून बनाओ या वो कानून बनाओ, इस टाइप से, वैसा नहीं है। महारानी ने एक आदमी रखा हुआ है भारत राज्य सचिव, तो उसके साथ मिलकर के शासन करना होगा। तो अब जो है भारत के शासन से संबंधित सभी कानूनों एवं कदमों पर भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई, जबकि भारत परिषद केवल सलाहकार प्रवृत्ति, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा ई, तो जो जबकि भारत परिषद केवल सलाहकार प्रकृति की थी। मतलब कि जो 15 सदस्यों की भारत परिषद थी वो केवल और केवल भारत राज्य सचिव को सलाह देने का काम करती थी, और भारत राज्य सचिव इस बात के लिए स्वतंत्र था कि वो भारत परिषद के सलाहों को माने अथवा न माने, वो उसके ऊपर निर्भर करता था। तो ये केवल सलाह देने के लिए था। इस प्रकार पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा प्रारंभ की गई द्वैत शासन प्रणाली की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। तो इस चीज को समझिएगा, क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया था उसके तहत क्या किया गया था? अपना जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल, उसकी स्थापना की गई थी ना, जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करता था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसको कंट्रोल करता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ब्रिटेन में दो संस्थाएं थी जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करती थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की खुद की थी, जो उन्होंने वहां बिठा के रखा था। लेकिन अब जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल बिठा दिया गया, जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को नियंत्रित करेगी। तो इसी को जो है द्वैत शासन प्रणाली बोला गया। तो इसको जो है इस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अब जो है केवल एक होगा भारत राज्य सचिव, और उसकी सहायता के लिए, सलाह देने के लिए 15 सदस्यों की भारत परिषद। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, भारत सचिव व उसकी परिषद। अच्छा, यहां पर जो परिषद है उसको काउंसिल, जैसे अंग्रेजी में बोलेंगे ना काउंसिल, तो आप कंफ्यूज मत होइए ना, कई बार जो है सीधा काउंसिल, भारत परिषद या भारत काउंसिल। तो भारत परिषद व उसकी परिषद का खर्च भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। मतलब कि भारत सचिव, उसके जो परिषद है भारत परिषद, उसके 15 सदस्य, तो टोटल कितने लोग हो गए? 16 लोग। तो इन 16 लोगों का जो वेतन है, जो भी खर्चा है, वेतन भत्ता, वो भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। देखो, ये लोग भारत के लिए तो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग तो वहां अपने लिए काम कर रहे हैं एक तरह से, क्योंकि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अलग से यहां पर वायसराय भेज रही है, अधिकारी भेज रही है, उनका वेतन भत्ता भी सब कुछ भारत के खजाने से जा रहा है। अब ये जो 16 लोग हैं, भारत राज्य सचिव और उसके 15 सदस्य, इसके अलावा और भी लोग रहे होंगे ना, क्योंकि भारत राज्य सचिव का तो प्रॉपर वहां पर एक ऑफिस भी रहा होगा, दफ्तर भी रहा होगा, वहां पर अलग अलग बाबू, चपरासी, काफी सारे लोग रहे होंगे। तो उन सब का खर्च भी भारतीय राजकोष से ही जाता था। तो ये ध्यान रखना। अगला है 7वां, कंपनी की सेनाओं को ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी ना, जिसने 1857 की क्रांति में विद्रोह कर दिया था, मतलब भारतीय सेना हो या अंग्रेजी सेना हो, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में थी, उसमें आपका जो गोरखा बटालियन हो गया, सिख बटालियन हो गया, जितने भी इन्होंने बटालियन खड़े किए थे, वो सब जो है अब किसके अधीन कर दिया गया? ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया। पहले ये कंपनी की सेना कहलाते थे, अब सीधे सीधे ब्रिटिश सेना कहलाने लगे। भारत परिषद की बैठक की अध्यक्षता भारत राज्य सचिव करता था। तो जाहिर सी बात है, भारत राज्य सचिव की भारत परिषद की जो भी बैठकें होंगी उसकी अध्यक्षता जो उसका लीडर है भारत राज्य सचिव वही करेगा, तथा उसे सामान्य मत के अतिरिक्त निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त था। मतलब जो भारत राज्य सचिव है वो सामान्य मत तो देगा ही, 15 लोग हैं ना टोटल उसकी परिषद में, उसके साथ 16 हो गए। अब भारत के लिए कोई कानून बनाना है, कोई निर्णय लेना है, तो मान लो 8-8 का हो गया, भारत राज्य सचिव ने भी अपना वोट दे दिया, सामान्य वोट, तो 8-8 वोट मिले दोनों तरफ, पक्ष हाँ और ना दोनों तरफ जो है 8-8 वोट मिले। तो यहां पर भारत राज्य सचिव अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करके क्या बोल रहा है? सामान्य मत के अतिरिक्त, सामान्य मत, वो सामान्य मत तो देगा ही देगा, उसके अतिरिक्त निर्णायक मत देने का भी अधिकारी था। तो यहां पर एक चीज आप लोग समझिएगा, भारत का वायसराय होता था अलग से भारत में, उसके अलावा एक और शासक होता था जो कि भारत के
वायसराय को भी नियंत्रित करता था जो ब्रिटेन में होता था, जो कि सीधे किसके अंडर होता था, ब्रिटेन की महारानी या फिर ब्रिटिश सम्राट के नियंत्रण में होता था वो। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। भारत परिषद की भूमिका को केवल परामर्शदात्री बनाया गया, जबकि प्राय समस्त मामलों में राज्य सचिव ही पहल कर सकता था अथवा निर्णय ले सकता था। जैसे मैंने बताया ना कि जो भारत परिषद है वो केवल और केवल सलाह देने के काम करेगी, और उसके सलाह को भारत राज्य सचिव माने या न माने वो उसके ऊपर डिपेंड करता था। तो यहां पर ये जो है केवल और केवल परामर्शदात्री सभा थी एक तरह से। जैसे कि पुराने समय में होता था ना, जो राजा महाराजा थे वो अपना एक मंत्रिमंडल बनाते थे, लेकिन उन मंत्रियों के सलाह को मानने के लिए वो राजा बाध्य नहीं होता था, वो लोग केवल सलाह देने का काम करते थे। तो वैसे ही भारत परिषद केवल और केवल परामर्शदात्री सभा थी, जो कि क्या कहते हैं, भारत राज्य सचिव को सलाह देने का काम करती थी। अंतिम जो निर्णय है वो भारत राज्य सचिव अपने हिसाब से ले सकता है। जैसे कि मैंने वो मत वाला भी बताया ना, अगर 8-8 का वोट होता है तो ये अपना निर्णायक मत दे सकता है, बाकी अगर बहुत ज्यादा कम ज्यादा हो तो उसमें फिर कुछ कह नहीं सकते। तो ये चीज था। अगला है, भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया। तो देखिए, अभी जैसे मैंने बोला कि भारत में एक वायसराय और ब्रिटेन में भारत राज्य सचिव जो कि वायसराय को नियंत्रण करता था। तो भारत का जो वायसराय था, जिसको हम इंडिया वाले सबसे ज्यादा ताकतवर मानते थे, उसको भी कोई ब्रिटेन में बैठ करके नियंत्रित करता था। तो यहां ध्यान रखेंगे कि भारत के गवर्नर जनरल को, सॉरी यहां गवर्नर जनरल नहीं होना था, वायसराय होना था, भारत के वायसराय। तो इसको आप लोग वायसराय कर लीजिएगा ये। तो भारत के वायसराय को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। 11वां पॉइंट है, भारत राज्य सचिव को भारत के वायसराय के साथ गुप्त पत्र व्यवहार करने का अधिकार दिया गया। मतलब कि बीच में कोई और नहीं, मतलब कि जो भारत राज्य सचिव है उसको ब्रिटेन की संसद या फिर ब्रिटेन के जो सम्राट होंगे वो बोलेंगे कि भैया ऐसा ऐसा हमको कुछ काम कराना है, बिल्कुल गुप्त तरीके से तुम वायसराय को बताओ, वो उधर काम कर देगा। तो ऐसा गुप्त पत्र व्यवहार करने का अधिकार दिया गया। तो ये चीज है। उसके बाद देखिएगा 12वां नंबर, भारत राज्य सचिव कि ब्रिटिश संसद के समक्ष भारत के बजट को प्रतिवर्ष रखने का अधिकार दिया गया। मतलब कि भारत के लिए जो बजट बनाया जाएगा उसको ब्रिटिश संसद में कौन रखेगा, भारत राज्य सचिव। ध्यान रखेंगे, भारत राज्य सचिव। तो एक तरह से जो भारत राज्य सचिव था ना, वो सब कुछ था, भारत के लिए सब कुछ था। वही प्रधानमंत्री था, वही वित्त मंत्री था, सब कुछ वही था। तो वही जो है ब्रिटिश संसद के समक्ष भारत के बजट को प्रतिवर्ष रखने का अधिकार दिया गया। तो ये तमाम प्रावधान आप लोग याद रखिएगा, जो कि सन 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत रखे गए थे। अच्छा, इसके बाद ना, इसके कुछ ही समय के बाद, जैसे कि मैंने इसको बताया, ये अगस्त में आया था ना, ये हाँ 2 अगस्त 1858 को इसको राजकीय स्वीकृति मिली थी और उसी दिन ये लागू हो गया था। तो इसके कुछ ही समय बाद अर्थात 1 नवंबर 1858 को, 2 अगस्त को ये पारित हुआ था, अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो लगभग 3 महीने बाद ना एक और अधिनियम लाया गया। 1 नवंबर 1858 का घोषणा पत्र इसको बोला जाता है। तो इसको भी आप लोग इसी के साथ ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने भारत के संबंध में एक महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणा की, जिसे कुछ हद तक भारतीय संविधान का आधार माना जा सकता है। इस घोषणा की महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित है। मतलब कि ये जो है ब्रिटेन की महारानी की तरफ से जारी हुआ था, मतलब ब्रिटिश संसद में पहले इसको रखा गया होगा, पेश किया गया होगा, फिर पारित हुआ होगा, फिर ब्रिटिश मतलब महारानी के द्वारा हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बन गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है और भारतीय संविधान का आधार इसको माना जाता है। तो इसकी कुछ बातें, 3 बातें हैं। तो देखिएगा, पहला, भारतीय प्रजा को साम्राज्य के अन्य भागों में रहने वाली ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाएगा। तो देखिएगा, उस समय ब्रिटेन के ना बहुत सारे उपनिवेश थे, पूरी दुनिया में इसके उपनिवेश भरे हुए थे। तो जो कहा जाता है ना कि ब्रिटेन का बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो ब्रिटेन के जो दूसरे देशों पर इसने अपना अधिकार कर रखा था, दूसरे देशों को भी इसने गुलाम बना रखा था। तो ब्रिटेन की महारानी ने ये बोला कि भाई हम जो है अपने साम्राज्य के जो दूसरे लोग हैं, जो कहीं भी हो, चाहे वो अफ्रीका में हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो, कहीं भी हो, सभी एक समान है। भारत के भी भारत के, अफ्रीका के, मतलब सब एक समान, सब जो है उस देश में आराम से जा सकते हैं, किसी को कोई वीजा नहीं लगेगा। जैसे कि महात्मा गांधी जी
इंग्लैंड पढ़ने गए तो उस टाइम पे इंग्लैंड जाने के लिए वीज़ा नहीं लगता था, क्योंकि एक ही देश हुआ करता था। वैसे ही दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए किसी तरह का कोई कुछ नहीं लगता था, क्योंकि वो सब तो ब्रिटिश साम्राज्य का अंग हुआ करता था। तो ये चीज था। तो भारतीय प्रजा को साम्राज्य के अन्य भागों में रहने वाली ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाएगा। उसके बाद दूसरा बोल रहा है, भारत के लोगों को लोक सेवाओं में अपनी शिक्षा, योग्यता तथा विश्वसनीयता के आधार पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष भर्ती में मूल वंश, लिंग, धर्म तथा निवास स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। मतलब यहां ये बोल रहा है कि भारतीयों को ब्रिटिश सरकार की नौकरियों में उनकी योग्यता के आधार पर बिना किसी भेदभाव के नौकरी दिया जाएगा। तो ये चीज बोला गया। तो इससे जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो काफी खुश हो गया कि चलो भाई अब हमको नौकरी मिलेगा, वैकेंसी आएगा इस टाइप से। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तीसरा चीज बोला गया, भारत के लोगों के भौतिक तथा नैतिक उन्नति के उपाय लागू किए जाएंगे। मतलब कि हम जो है भारत के लोगों की खुशियों के लिए काम करेंगे इस टाइप से। तो ये तीन चीजें इस नवंबर वाले घोषणा पत्र में कहा गया था। महारानी की घोषणाओं होना था ना, हाँ, महारानी की घोषणाओं का व्यापक स्वागत किया गया तथा भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा इसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो ये जो तीन प्रावधान थे, तीन बातें थी, तो इसको भारतीयों ने स्वागत किया कि चलो अच्छी चीज है, हमको जो है समानता का अधिकार मिल रहा है, हमारे हितों की रक्षा की जाएगी, हमको नौकरियां भी मिलेगी। तो जो शिक्षित वर्ग था उन्होंने इसको मैग्ना कार्टा कहा है। तो इसको ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत वो तो 1858 में हुआ, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, जो 1600 ईस्वी में स्थापित हुई थी, वो अस्तित्व में थी। तो इसका अंत कब हुआ? तो देखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना सन 1600 में हुई थी, कालांतर में यह भारत की शासक बन बैठी। 1873 के अधिनियम, 1873 में एक अधिनियम लाया जाता है, द एक्ट ऑफ 1873। तो 1873 के अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि किसी भी समय ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया जा सकता है। मतलब कि 1873 के अधिनियम के तहत बोला गया कि अब समय आ गया है कि कभी भी हम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो इस नियम के अनुसरण में, मतलब कि ये जो अधिनियम लाया गया था, तो उस अधिनियम का अनुसरण करते हुए 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। औपचारिक रूप से, वैसे तो ये पहले ही खत्म हो चुका था। जब इसके शासन का अंत कर दिया गया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी लोग थे ना, जो भारत में काम कर रहे थे, वो सब सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार के लिए काम करने लगे। मतलब उनको ये नहीं है कि नौकरियों से निकाल दिया गया, नहीं, उनको नौकरियों से नहीं निकाला गया। देखिएगा, वो प्राइवेट कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी को जो है गवर्नमेंट के अंडर ले लिया गया। जबकि अभी क्या हो रहा है, जो सरकारी क्षेत्र है उसको जो है निजीकरण किया जा रहा है ना, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उल्टा हो रहा है। जबकि पहले क्या होता था, प्राइवेट वाले को सरकारी किया गया था इस टाइप से। तो प्राइवेट कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1858 में जितने भी लोग इससे जुड़े हुए थे, चाहे वो लॉर्ड कैनिंग हो, कोई भी हो, तो सब जो है सीधे सीधे ब्रिटिश संसद के अधीन हो गए, उनके अधीनस्थ कर्मचारी होने लगे। तो 1 जनवरी 1874 को इसको औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। तो ये इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि कहीं आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई भी पॉइंट गलत बताया है, उसको भी जरूर बताइएगा ताकि मैं सॉल्व कर सकूँ। वीडियो को जितना हो सके आप उतना शेयर कर दिया करिएगा। वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। अगर अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।